हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में अपन ने ये देख लिया था कि पेरिस में क्या र्यूमर्स थे और इन र्यूमर्स के कारण कैसे वहां पर रिवोल्ट हुआ और उनके जो लीडर्स थे वो कौन थे, मीराबियो एंड अबेसिस। और नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हो चुका है, ये भी अपन ने पढ़ लिया था और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, अब इसके आगे अपन को पढ़ना है कि जैसे र्यूमर्स सिटी में थे वैसे ही र्यूमर्स कंट्री साइड में यानी विलेजेस में नहीं थे। विलेजेस में जो र्यूमर्स थे वो डिफरेंट थे। तो क्वेश्चन यहां से एक बनता है, व्हाट वर द र्यूमर्स इन कंट्री साइड इन फ्रांस ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1789। ठीक है, तो र्यूमर्स क्या थे? दैट लॉर्ड्स ऑफ मैनोर हैव हायर्ड द बैंड्स ऑफ ब्राइगेंट्स हु आर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स। अब इन एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं अपन। सबसे पहले लॉर्ड्स ऑफ मैनोर, ये कौन है? मैनोर का मतलब क्या होता है? जो एक नोबल पर्सन जो कि किसी एक विलेज पर रूल कर रहा है, उसका घर और उसकी जमीन को मिलाकर बोला जाता था मैनोर, और उसका जो मालिक है वो कहलाएगा लॉर्ड्स ऑफ मैनोर। ठीक है, बैंड्स मतलब ग्रुप और ब्राइगेंट्स मतलब हथियारबंद लुटेरे, है ना। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो नोबल्स हैं विलेजेस में, उन्होंने हथियारबंद लुटेरों को हायर किया है ताकि वो किसानों की जो राइप यानी पकी हुई फसल है उसको बर्बाद कर दें। ठीक, किसानों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उनकी फसल। और यदि कोई उनको ये बोले कि उनकी पकी फसल को कोई बर्बाद कर देगा तो उसको वैसे ही नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे वो। ठीक है, तो वही हुआ। किसानों ने क्या किया? गुस्से में आकर उनके पास जो भी हथियार थे, कुल्हाड़ी था, फावड़ा था, जो भी था, उन्होंने उठाया और चेटुएक्स का मतलब क्या होता है? वो जो लॉर्ड जिस हवेली में रह रहा है वो एक कासल जैसा है, छोटे से किले के जैसा है कासल। ठीक है, तो उस पर इन्होंने अटैक कर दिया और उसमें जो मेनोरियल ड्यूज या जिन्हें हम फ्यूडल ड्यूज कह रहे थे, उनके जो रिकॉर्ड्स थे उनको जला दिया और जो होर्डेड ग्रेन्स हैं उनको लूट लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दीज र्यूमर्स इन कंट्री साइड। तो र्यूमर्स क्या है तो क्या लिखेंगे? र्यूमर क्या है? लॉर्ड ऑफ मैनोर have hired the bands of brigands who are on their way to destroy the ripe crops of the farmers। ये rumors हैं। और इस rumor का result क्या हुआ? that in the frenzy of fear, डर के कारण जो किसान हैं, in the frenzy of fear मतलब डर के कारण जो किसान हैं, they seized hoes and pitchforks in many districts of France and attacked on Châteauex, destroyed the records of manorial dues and लूटेड होर्डेड ग्रेन्स। ठीक है, ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि सिटी में क्या र्यूमर्स थे और कंट्री साइड में क्या र्यूमर्स थे। दोनों जगह के र्यूमर्स हमें पता चल गए। ठीक, अब इसके बाद एक और चीज आपको पूछी जाती है, फ्रांस का मैप। ठीक है, तो ये फ्रांस का मैप जो है आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 9 पर। ठीक है, ये जो मैप है, आपको इस मैप में 3 या 4 लोकेशंस जो हैं वो दी हुई हैं। ये 3-4 लोकेशंस अपन को बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है पेरिस, फिर बॉर्डुएक्स, नैंटेस एंड मार्सेल्स। ठीक है, बॉर्डुएक्स, पेरिस, नैंटेस, मार्सेल्स, ये 4 लोकेशन आपको मैप में याद रखनी है। ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। फ्रांस का मैप आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा इस मैप को आप और ध्यान से समझेंगे तो इसमें आपको यह समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे ये जो र्यूमर्स हैं कहां से कहां फैले और कौन कौन से ऐसे एरिया थे फ्रांस के जहां पर इन र्यूमर्स का कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, जब ये मैप देख लेंगे उसके बाद अपन देखेंगे कि कैसे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए एक आपको टेबल दी हुई है इस बुक में। ठीक है, पेज नंबर 10 पर। ठीक है, तो ये टेबल भी आपको देखना है। इसके अलावा मिस्टर बारबीर का बनाया हुआ ये डायग्राम, ये अपन को बुक में देखना है। और सोर्स बी जिसमें मिस्टर जीन पॉल मारत के बारे में आपको दिया हुआ है, इसको भी अपन को पढ़ना है। और मिस्टर बारबीर की जो पेंटिंग है उसमें उन्होंने कौन कौन से सिंबल्स यूज किए हैं, उन सिंबल्स के क्या मीनिंग है वो आपको आगे इसमें दिए हुए हैं। ये अपन को याद रखने हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये अपन को याद रखना है।
ठीक है, ये अपन सभी अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी अपन देखते हैं कि इन सब इवेंट्स का रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, इवेंट्स कौन कौन से, जो सिटी में र्यूमर्स फैले और उसके कारण जो हुआ, और कंट्री साइड में जो र्यूमर्स फैले उसका रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, किंग ने देखा कि उसके जो सब्जेक्ट हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि अभी लोगों के पास राइट्स नहीं है, इसलिए वो सब्जेक्ट्स हैं। जैसे ही लोगों के पास राइट्स आ जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, सिटीजन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, जब किंग ने देखा कि उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके जो लोग हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं, तो उसने दो स्टेप्स ली। पहला, ही अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, और दूसरा, ही agreed to the principle that his power from now on would be checked by a constitution. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, इस चीज को उसने मान लिया। ठीक, ये दो नई चीजें यहां पर अपन को समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो इन इवेंट्स का रिजल्ट निकला कि किंग ने नेशनल असेंबली को पावर दे दी। रिकॉग्निशन मतलब पावर दे देना, रिकॉग्नाइज कर लेना मतलब पावर दे देना। तो नेशनल असेंबली के पास पावर आ गई लॉ मेकिंग की। ठीक, और किंग ने ये मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है। ठीक है, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बना नहीं है। उसी बीच में किंग ने पावर दे दी। तो इन्होंने क्या किया, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन रहा तब तक के लिए क्या किया जाए, तो इन्होंने क्या किया, एक डिक्री पास की। डिक्री मतलब की लॉ। ठीक है, डिक्री ऑफ 4 अगस्त 1789। यहां से क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द डिक्री ऑफ 4 अगस्त 1789, या राइट इन डिटेल अबाउट द डिक्री ऑफ 4 अगस्त 1789। तो इस डिक्री में इन्होंने क्या किया, दे अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस एंड फोर्स क्लर्जी टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। ठीक है, दोनों चीजें। सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस हम पढ़ चुके हैं, फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे, और जो नोबल्स होते थे उनके फील्ड्स पर, उनके घरों में काम करना होता था। ये सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया डिक्री ऑफ 4 अगस्त 1789 से। और साथ ही क्लर्जी वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस मतलब टीथ्स अबॉलिश कर दिए गए। ठीक, और चर्च के पास जो जमीन है वो भी किसने कन्फिस्केट कर ली, नेशनल असेंबली ने। जैसे ही नेशनल असेंबली ने ये जमीन कन्फिस्केट करी, या ऐसा कहें जो उनके पास प्रॉपर्टी थी वो कन्फिस्केट करी, तो नेशनल असेंबली के पास अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन लिवरे, 2 बिलियन लिवरे इतनी वर्थ की प्रॉपर्टी आ गई, इतनी उसकी वैल्यू थी उस प्रॉपर्टी की, इतनी सारी प्रॉपर्टी नेशनल असेंबली को मिल गई। ठीक, अब अपन आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का बन गया 1791 में। ठीक है, अब 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं, अब हम उनको जरा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर अभी रिपब्लिक, अभी यहां पर डेमोक्रेसी नहीं आई है पूरी तरीके से, पार्शियल डेमोक्रेसी आई है। मतलब कि किंग है और किंग के पास अभी भी कुछ पावर्स हैं। ठीक है, पूरी पावर्स उसकी खत्म नहीं हुई है। तो किंग की पावर्स क्या हैं और कौन कौन सी पावर्स उससे छीन ली गई, वो अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो लॉ बनाने की पावर उसके पास अब नहीं। ठीक है, तो फ्रांस बिकेम अ मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 1791। ठीक है, पावर जो है वो डिवाइड कर दी गई, कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या है, मेन एम क्या है, वो भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट वाज द मेन पर्पस या व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इन फ्रांस। तो एम क्या है, टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। शुरुआत से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं, नेशनल असेंबली ने ओथ भी यही ली थी कि नेशनल असेंबली तब तक डिस्पर्स नहीं होगी जब तक कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जो मोनार्क की पावर्स को लिमिटेड कर देगा। ठीक, तो यहां पर उसका पर्पस क्या है, टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। ठीक, और पावर किसी एक व्यक्ति में कंसंट्रेटेड नहीं है, डिवाइड कर दी गई, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में। ठीक है, ये पावर डिवाइड कर दी गई। लेजिस्लेटिव मतलब कौन, नेशनल असेंबली। ठीक, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है यहां पर, नेशनल असेंबली। जिसमें 745 मेंबर्स होंगे। एग्जीक्यूटिव का मतलब है यहां पर किंग,
एंड मिनिस्टर्स, और यहां पर होंगे जजेस। ठीक, अब ये जो नेशनल असेंबली है ये भी इलेक्टेड है, लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, डायरेक्ट इलेक्ट नहीं हो रही है। ये इस नेशनल असेंबली को इलेक्ट कर रहे हैं इलेक्टर्स, जो हैं 50,000, और इन इलेक्टर्स को इलेक्ट कर रहे हैं एक्टिव सिटीजन्स, जो हैं 4 मिलियन। ठीक है, हमें याद है टोटल पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की वो थी 28 मिलियन। इसमें से 28 मिलियन में से 4 मिलियन जो है वो एक्टिव सिटीजन्स हैं, बाकी के जो बचे हुए वो क्या हैं, पैसिव सिटीजन्स। ठीक है, पैसिव सिटीजन्स हैं, मतलब जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है, और इसमें सारी महिलाएं शामिल हैं। विमेन डिड नॉट हैड वोटिंग राइट इन फ्रांस अंटिल वेरी रिसेंटली। ठीक है, काफी लेट वोटिंग राइट्स मिले फ्रांस को, आगे चल के हम देखेंगे विमेन को वोटिंग राइट्स मिले 1946 में। तो यहां देख सकते हैं 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और मेन को वोटिंग राइट मिले, विमेन को इसके कितने सालों बाद 1946 में जाके वोटिंग राइट्स मिल रहे। ठीक है, लेकिन अभी अपन पहले ये समझते हैं, यहां हमें दिख रहा है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया नेशनल असेंबली को। और ये एक्टिव सिटीजन्स कौन है जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं? ठीक, ये एक्टिव सिटीजन्स हैं मेन ऑफ द एज ऑफ 25 years and above who have paid taxes equal to 3 days wages of a labor। सिर्फ मेन जिनकी उम्र 25 साल या उससे अधिक है और जो किसी एक लेबर के 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स पे करता है, सिर्फ वही एक्टिव सिटीजन है, सिर्फ उसी के पास वोटिंग राइट है। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ 4 मिलियन मैन थे जिनकी एज 25 ईयर्स से ज्यादा थी और जिनके पास जो 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्सेस पे कर रहे थे। उसके बाद इलेक्टर और नेशनल असेंबली के मेंबर्स वही बन पाते थे जो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स को बिलोंग करते थे। जो टैक्स पेयर्स नहीं है, ज्यादा टैक्स पे नहीं करते हैं, वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स नहीं बन सकते। ठीक, अब ये नेशनल असेंबली के पास पावर है लॉ बनाने की, और ये जो नेशनल असेंबली है ये कंट्रोल कर रही है किंग को और मिनिस्टर्स को। लेकिन किंग के पास यहां पर एक पावर है जिसे कहते हैं वीटो पावर। ठीक है, एक पावर है जिसे कहते हैं वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर का मतलब क्या है? नो फर्दर डिस्कशन। किंग के पास ऐसी पावर है कि यदि नेशनल असेंबली ने कोई लॉ बनाया और किंग को यदि लग रहा है कि वो नहीं होना चाहिए, तो वो अपनी वीटो पावर का यूज करके उस लॉ को रोक सकता है। लेकिन मिनिस्टर्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। ठीक है, और ये जो जुडिशरी है, यही 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन्स ही जुडिशरी को भी इलेक्ट कर रहे हैं। यहां देखें अपन, जुडिशरी भी इलेक्टेड है। ठीक है, यहां पर एग्जाम नहीं कंडक्ट हो रहा है आज के जैसे, ये जुडिशरी इलेक्टेड है। क्लियर है ये चीज? ठीक, तो यहां पर हमें समझ में आया कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या हैं कि पावर कंसंट्रेटेड नहीं होगी किसी एक पर्सन में, डिवाइडेड होगी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। लेजिस्लेटिव यानी जो लॉ बनाएंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, जो नेशनल असेंबली कहलाएगी, जिनको 50,000 इलेक्टर्स इलेक्ट करेंगे, और इन 50,000 इलेक्टर्स को 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन इलेक्ट करेंगे। एक्टिव सिटीजन कौन है? मैन of the age of 25 years and above who have paid taxes equal to the wages of 3 days of a labor। ठीक है, बाकी सारी women, men below 25 years of age और जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं वो सब पैसिव सिटीजन में आएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर्स आते हैं, किंग के पास वीटो पावर है। ठीक, क्लियर है ये चीज? और नेशनल असेंबली का मेंबर भी कौन बन पा रहा है? जो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स को बिलोंग करता है। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कैसे होता था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, वैसे ही फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहां पर भी देखें विमेन को ध्यान में नहीं रखा गया है। ठीक है, आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे कि ऐसा हुआ तो इसके परिणाम क्या हुए, इसके रिजल्ट क्या हुए। ठीक,
लेकिन यहां पर कुछ चीजें दी हुई हैं कि ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, इसमें लोगों को कुछ राइट्स दिए गए जिनको बोला गया नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स। ऐसे 4 राइट्स दिए गए जिसे बोला नेचुरल एंड इनअलाइनेबल। इनअलाइनेबल का मतलब है जिनको आपसे अलग नहीं किया जा सकता, जो आपसे छीने नहीं जा सकते, जो आपके पास बाई बर्थ है, हर किसी के पास बाई बर्थ है। ये क्या है? 4 ऐसे राइट्स हैं जिनको बोला गया नेचुरल एंड इनअलाइनेबल। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये 4 नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स हैं जो बाय बर्थ हर फ्रेंच सिटीजन को दिए गए और इनको किसी भी फ्रेंच सिटीजन से कोई नहीं छीन सकता। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि what were the natural and inalienable rights which were provided to the citizens of France through the Constitution of 1791? या Constitution of 1791 काय से स्टार्ट हो रहा था? तो आपको याद रखना होगा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसके प्रोविजंस भी आपको बुक में दिए हुए हैं, लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं है पूरे, ठीक। लेकिन ये जो प्रोविजंस बनाए, ये जो राइट्स लोगों को दिए, ये लोगों को पता कैसे चले? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे फ्रांस में जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो इस चीज का सॉल्यूशन निकाला वहां के आर्टिशियंस ने, जो वहां के आर्टिस्ट हैं उन्होंने, जैसे कि मिस्टर बारबीर। उन्होंने एक डायग्राम बनाया जो आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 11 पर, ठीक है। इसमें कई सारे सिंबल्स दिए हुए हैं। ये बहुत सारे सिंबल्स आपको याद रखने हैं कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये सारे सिंबल्स लास्ट में आपको एक पेज पर दिए हुए हैं, जैसे कि ब्रोकन चेन्स, ठीक है, बंडल ऑफ रॉड्स, ऑल सीइंग आई, सेप्टर, रिंग, इसके अलावा कैप, ठीक, पर्सन वियरिंग क्लोथ्स ऑफ रेड एंड ब्लू कलर, ठीक है, विंग्ड विमेन एंड लॉ टैबलेट, ठीक है। ये सारे सिंबल्स के क्या मीनिंग है अपन एक एक करके समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले ये भी बन सकता है कि इन सिंबल्स का यूज क्यों किया? क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन सिंबल्स का यूज किया जा रहा। क्लियर है ये चीज? सबसे पहले ब्रोकन चेन्स। ब्रोकन चेन फ्रीडम का सिंबल होता है। तो आप जैसे ही अपनी बुक में देखेंगे तो इसमें सबसे ऊपर आपको दिखेगा कि एक पर्सन है जिसके हाथ में ब्रोकन चेन्स हैं यहां पर, ठीक है। ये जो ब्रोकन चेन्स हैं ये फ्रीडम का सिंबल है। और ये जो पर्सन है जो रेड और ब्लू कलर के क्लोथ पहने, ये फ्रांस के नेशनल कलर्स को शो कर रहा है। फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं रेड, व्हाइट एंड ब्लू। रेड, व्हाइट एंड ब्लू। तो ये फ्रांस के हाथ में ब्रोकन चेन से मतलब फ्रांस फ्री हो गया है, ठीक। इसके अलावा देखेंगे एक विंग्ड विमेन दिख रही है जिसके हाथ में सेप्टर है। तो ये जो विंग्ड विमेन है ये लॉ को रिप्रेजेंट करती है और सेप्टर जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो विंग्ड विमेन यानी लॉ और उसके हाथ में सेप्टर यानी पावर, मतलब लॉ इज अबव ऑल। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? लॉ, ठीक। बीच में यहां पर देखिएगा एक रिंग बनी हुई है। ये जो रिंग है ये इटर्निटी को यानी नेवर एंडिंग को शो करता है। मतलब ये सारे राइट्स जो यहां दिए हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे, नेचुरल और इनअलाइनेबल है, इटर्नल है। क्लियर है ये चीज, ठीक। इसके बाद बीच में हम देखेंगे तो बंडल ऑफ रॉड है, यूनिटी और स्ट्रेंथ को शो करता है कि यूनिटी रहेगी तो स्ट्रेंथ रहेगी, सब साथ रहेंगे तो स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है। और इसी बंडल्स के ऊपर रेड कैप है, मतलब यूनिटी रहेगी, हम स्ट्रांग रहेंगे तो हम फ्री रहेंगे। फ्री मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो लॉ टैबलेट बना हुआ है ये लॉ टैबलेट रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर दी हुई हैं। और ऑल सीइंग आई जो बनी हुई थी उसके ऊपर, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है नॉलेज को, ठीक, कि ये नॉलेज ही है जो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस भी यहां पर बताई गई है, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स अपन को याद रखने हैं। साथ ही यहां पर एक सोर्स बी दिया हुआ है। सोर्स बी में जीन पॉल मारत के बारे में दिया है जो कि एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ये चीज अपने जर्नल्स में डिस्कस करी कि
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 से पावर मिडिल क्लास के पास तो आई, लेकिन मिडिल क्लास में भी किसके पास आई? सिर्फ जो रिच और पावरफुल है उनके पास, जो गरीब हैं उनको पावर नहीं मिली। इसलिए ये रेवोल्यूशन कंटिन्यू होना चाहिए जब तक कि जो पुअर हैं सोसाइटी के उनको उनके राइट्स और उनकी पावर नहीं मिल जाती। ठीक, यहां पर हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, अब इस रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में क्या हुआ और क्या क्या चीजें हुई उनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।